दोस्तों, आज आप सुनेंगे डायन का 11वां भाग। काले खां और राजपाल जब नंदिनी के घर पहुंचे तो नंदिनी के ही नहीं, महकार के फ्लैट पर भी ताला लटका मिला था। उन्होंने पड़ोसियों और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की, मगर कोई न बता सका कि वो कहाँ गए हैं। नंदिनी का मोबाइल नंबर भी ट्राई किया, मगर वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। अंगद या महकार का नंबर उनके पास नहीं था। काले खां ने गार्ड को अपना नंबर दिया और कहा कि जब वो आ जाए तो उसे फोन कर दे। गार्ड ने तो फोन नहीं किया, बल्कि काले खां ही बार बार फोन करके पूछता रहा कि वो लोग आए या नहीं। और जब वो अगले दिन तक भी न लौटे तो काले खां ही नहीं, राजपाल भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मामला क्या है। राजपाल ने कहा, सर हमें अंगद के घर चलना चाहिए। वो क्यों? अंगद को ताजा ताजा पता चला है कि रिम्पी उसकी भांजी है। हो सकता है कि उसे और महकार को वो अपने पेरेंट्स से मिलाने ले गया हो और फिर उन्होंने उन्हें वहीं रोक लिया हो। ओह, ये बात तो मेरे ख्याल में ही नहीं आई। काले खां की आंखें चमक उठी थीं। लेकिन नंदिनी कहाँ गई? उसका तो उनके साथ कोई मतलब नहीं है और हमें तो बस नंदिनी की जरूरत है। चलते हैं सर, हो सकता है नंदिनी का पता भी वहीं से लग जाए। बहरहाल अंगद की नजर में अब वो उसकी पूर्व जन्म की पत्नी जो है। चल, काले खां ने कहा और फिर वो अंगद के फ्लैट पर पहुंच गए। दरवाजा खोलने वाली नंदिनी ही थी। वो चौंके और वो भी चौंक गई। मुंह से निकला, आप लोग यहाँ? हम तो खैर पुलिस वाले हैं, जहां रवि और कभी भी नहीं पहुंच पाते वहां हम पहुंच जाते हैं, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग जरूर मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो। नंदिनी के चेहरे पर नागवारी के भाव थे। काले खां ने कोई टेढ़ा जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि राजपाल ने उसकी कलाई पर चिमटी काटकर याद दिलाया कि उसके साथ डिप्लोमेसी से पेश आना है। तुरंत ही राजपाल ने चिमटने का अर्थ समझते हुए काले खां ने अपने होठों पर सौम्य मुस्कान बिखेर डाली और कहा, हालांकि हमें आपसे भी मिलना था, मगर हमें क्या पता था कि आप यहाँ मिलेंगी। तात्पर्य ये है कि हम आपका पीछा करते हुए यहाँ नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए हैं? वो उखड़ी हुई थी। रिम्पी की मिजाज पुरसी के लिए आए हैं। रिम्पी की मिजाज पुरसी? पता लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी अजीब बीमारी है उसे। श्श्श। नंदिनी ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का संकेत दिया और फुसफुसाते से लहजे में बोली, धीरे बोलो, रिम्पी को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है। सच में इसमें फंसे अभी वो मामले को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि नंदिनी के पीछे से आवाज आई, कौन है नंदिनी बेटी? नंदिनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजपाल ड्राइंग रूम में दाखिल होता हुआ बोला, हम हैं बनर्जी साहब। ओह, दरोगा जी। गंगोत्री, महकार और तरुणा भी नजर आए। बनर्जी ने शिष्टाचार से कहा, बैठिए। वो सोफे पर बैठ गए। ये कौन है? बनर्जी ने काले खां की तरफ इशारा किया। राजपाल ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब। पिछली बार तो तुम दूसरे इंस्पेक्टर के साथ आए थे, क्या नाम था उनका? हाँ, शायद काले खां। इनका दावा है अंकल कि ये वही है। नंदिनी बोल पड़ी। क्या? ऐसा कैसे? और फिर काले खां ने बहुत ही कम शब्दों में सब कुछ बता दिया। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मोहित बनर्जी और गंगोत्री की आंखें हैरत से फैल गई थीं, जबकि महकार और तरुणा उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे संसार के सबसे बड़े आश्चर्य को देख रहे हों। उसके जिस्म परिवर्तन के बारे में नंदिनी ने अंगद को और अंगद ने उन दोनों को बता दिया था। सुनकर उस वक्त उन्हें भी हैरानी हुई थी, लेकिन उस चमत्कार को देख वो पहली बार ही रहे थे। गंगोत्री के मुंह से निकला, ऐसा वाला कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ हो आंटी, लेकिन हो गया है। काले खां ने एक ठंडी सांस लेने के बाद कहा, अंगद नजर नहीं आ रहा? कहीं गया है, बनर्जी साहब ने कहा। और रिम्पी? वो अंदर वाले बेडरूम में सो रही है। मगर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? महकार ने कहा। काले खां बोला, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था कि अंगद को दिखने वाले सपने सच्चे हो सकते हैं, लेकिन इस बार जब आया हूं तो कितनी अजीब बात है। कपाली नाम की डायन द्वारा दी जाने वाली बलियों को सुकन्या की आत्मा अपनी आंखों से देखती थी और उसकी आंखों से गुजरकर वही घटना अंगद का सपना बन जाती थी। आपको ये सब कहाँ से पता लगा? डॉक्टर कजारिया से।
उसे अंगद ने बताया है। बनर्जी के मुंह से निकला। अंगद वहां क्यों गया था? वो खुद नहीं गया था। नंदिनी की तरफ तीखी नजरों से देखती हुई तरुणा ने तपाक से कहा, कोई ले गया था उसे। कौन? मैं। किसी से पहले ही नंदिनी बोल उठी। महकार ने पूछा, क्यों? नंदिनी ने सब कुछ बेहिचक बता दिया। ये भी कि कजारिया की मशीन बता चुकी है कि अंगद पिछले जन्म में बलवीर था और वो उसकी पत्नी कजरी। सुनने के बाद मोहित बनर्जी, गंगोत्री और महकार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जबकि मौका मिलते ही तरुणा ने नंदिनी पर तंज कसा। और इस बेस पर इसका दावा है कि इस जन्म में भी अंगद की शादी इसी से होगी। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, दावा इस बेस पर नहीं है। फिर किस बेस पर है? ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बेस पर। कितनी ढीठ लड़की हो। अंगद तुमसे साफ साफ कह चुका है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझी से शादी करेगा। उसके बाद भी तुम मुझसे चिपकी हुई हो। देखो, बानक चाहे जैसे बने, मगर उसकी शादी मुझसे ही होगी। इस खुशफहमी को खुरच खुरच कर अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखा जाएगा। जानती हूं, अभी तक तुम इसी उम्मीद से हमसे चिपकी हुई हो। यहां मैं अंगद की या तुम्हारी वजह से नहीं हूं। नंदिनी पहली बार थोड़ी तल्ख हुई। रिम्पी की जिद के कारण हूं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने उस पर। तरुणा को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। तुम वाकई कोई जादूगरनी हो। मुझे तो लगता है ये पिछले पिछले जन्म की कहानी भी सब झूठ है। जरूर तुमने डॉक्टर कजारिया पर भी कोई जादू कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसने अपनी मशीन के नाम पर। ऐसा नहीं हो सकता तरुणा जी। उसकी बात काटकर काले खां ने कहा, कजारिया की मशीन झूठ नहीं बोल सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो आज से नहीं, सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी उसी मशीन के जरिए न जाने कितने लोगों की ऐसी बीमारियों का इलाज कर चुका है, सामान्य डॉक्टरों की समझ में जिनका कारण तक नहीं आ रहा। ये सब कहने के पीछे काले खां का मकसद नंदिनी को खुश करना था। भविष्य भले ही चाहे जो हो, आप कजारिया की मशीन पर उंगली नहीं उठा सकती। मुझे ऐसी किसी मशीन पर यकीन नहीं है। आप खुद उसका परीक्षण क्यों नहीं कर लेती? मैं परीक्षण कर लूं? आप अंगद को खुद ले जाइए और जान लीजिए कि वो पिछले जन्म में बलवीर था या नहीं। राजपाल बोला, पर सर, अंगद तो एक बार मशीन से गुजर चुका है। क्यों ना तरुणा जी नंदिनी जी को ही वहां ले जाए और ये जान लें कि ये पिछले जन्म में कजरी थी भी या नहीं। नंदिनी ने उसे घूरते हुए तल्ख लहजे में कहा, मैं समझ गई कि तुम मुझे कजारिया की मशीन पर क्यों लिटाना चाहते हो। क्या समझ गई? राजपाल बौखलाया। तुम्हें अब भी शक है कि मैं शालू हूं और उस मशीन के जरिए तुम मेरा अतीत जानना चाहते हो, ताकि। गलत, एकदम गलत। काले खां ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह बात इसीलिए गलत है नंदिनी जी, क्योंकि आपके बारे में मुझे जितनी भी गलतफहमियां थीं वो सब दूर हो चुकी हैं। नंदिनी ने उसे बहुत ही गौर से देखा और फिर बोली, कैसे हुआ ये चमत्कार? क्योंकि शालू पकड़ी जा चुकी है। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। पकड़ी जा चुकी है? ये सच है नंदिनी जी। वो मेरठ में पकड़ी गई है। वहीं की पुलिस ने पकड़ा है। थैंक गॉड। अब कम से कम आप लोग मेरा पीछा तो छोड़ देंगे। इसीलिए तो ढूंढ रहे थे आपको। काले खां ने उसके पेट में घुसने की पूरी तैयारी कर ली थी। खास तौर से मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। कहना चाहता था कि मुझे आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसा किया। इसके लिए आपका मोबाइल भी मिलाया, लेकिन स्विच ऑफ था। आप सोच भी नहीं सकते मिस्टर काले खां कि ये शब्द सुनकर मुझे कितनी राहत मिली है। क्या उसने कबूल कर लिया कि अंकुर को उसी ने किडनैप किया था? मुंबई की पुलिस उसे मेरठ से लेने गई है। यहां लाकर पूछताछ होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जब वो आ जाए तो मुझे जरूर दिखाइएगा। देखना चाहूंगी उसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। जरूर मिलाएंगे, लेकिन इस वक्त बात कुछ और चल रही थी। काले खां विषय को घुमा फिरा कर फिर वहीं ले आया। उस मशीन पर लेटकर आप तरुणा जी को बड़ी आसानी से यकीन दिला सकती हैं कि। तरुणा ने भन्ना कर कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप ही को जरूरत नहीं है तो फिर भला हम क्यों जिद किए चले जा रहे हैं? छोड़ो राजपाल। राजपाल के कुछ कहने से पहले ही महकार ने पूछा, ये शालू का क्या चक्कर है? काले खां तपाक से बोला,
उस चक्कर को जब हमने ही छोड़ दिया तो आप क्यों चक्कर में पड़ते हैं महकार भाई? इस वक्त मुद्दे की बात रिम्पी की बीमारी है, हम उसी के लिए आए हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं? अभी ये तो नहीं पता कि क्या कर सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं या नहीं, मगर इतना जरूर मालूम है कि आप लोगों की और हमारी मंजिल एक ही है। मंजिल? क्या मतलब? डॉक्टर कजारिया ने जो कुछ हमें बताया उसके मुताबिक उस बला का नाम कपाली है, जो पहले सुकन्या के सिर पर छिपकली बनकर सवार हुई थी और इस वक्त रिम्पी के सिर पर सवार है, और मुझे इस जिस्म में भेजने वाली भी कपाली ही है। तुम्हें इस जिस्म में भेजने वाली कपाली है? कैसे? उस बात को छोड़िए और इस बात पर गौर कीजिए कि इस लिहाज से आपका मिशन भी कपाली से निपटना है और मेरा भी। काले खां कहता चला गया, मैंने कसम खाई है कि मैं उससे अपना ओरिजिनल जिस्म वापस लेकर रहूंगा। ओरिजिनल जिस्म वापस लेकर रहेंगे? वो ऐसा कैसे कर सकती है? जैसे मेरी आत्मा को इस जिस्म में डालकर किया है। उसने बहुत ही खास नजरों से नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा था। क्यों नंदिनी जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? अरे आपको ही तो कहना चाहिए, क्योंकि आप अघोरियों और काले जादू करने वालों पर रिसर्च कर रही हैं, जानती हैं कि वो किस तरह एक आत्मा को दूसरे जिस्म में पहुंचाते हैं। नंदिनी चुप रह गई, जबकि महकार ने कहा, अगर कजारिया ने आपको रिम्पी के बारे में बताया है तो ये भी बताया होगा कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इलाज हो चुका है। बताया है और ये भी बताया है कि वो इलाज अस्थायी है। मतलब? स्थायी इलाज महामृत्युंजय नहीं बल्कि कपाली का खात्मा है। अंगद उसी की तैयारी के लिए चंडिकामृत के आश्रम में गया है। ओह, आपको ये भी पता है? मुझे वो हर बात पता है जो अंगद ने कजारिया को बताई। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? मुझे दुख है महकार भाई कि आप अभी तक नहीं समझे। सीधी सी बात है, मंजिल एक है तो क्यों ना मिलकर काम करें। महकार सोच में पड़ गया, जबकि नंदिनी ने कहा, इस बात का फैसला हम में से कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अंगद ही ये फैसला कर सकता है कि उसे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है या अकेले। तब तो मजबूरी है, कहने के साथ ही काले खां खड़ा हो गया था। उसके आने पर ही उससे बात करेंगे। कागज पर लिखे मंत्रों को अंगद ने ध्यान से पढ़ा। बड़ी मुश्किल से उन मंत्रों को पढ़ने के बाद अंगद ने चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, ये क्या है महाराज? देवी कवच। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें 3 संध्याओं के समय इसका पाठ करना है। आप पाठ की बात कर रहे हैं महाराज? पहले तो मेरे लिए इसे पढ़ना ही असंभव है। ऐसे ऐसे कठिन शब्द हैं कि समझ में ही नहीं आ रहे, न ही जुबान से निकल रहे हैं। आप इन मंत्रों का पाठ करने की आज्ञा दे रहे हैं? महिला रूपी चंडिकामृत के गुलाबी होठों पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे वो पहले से जानते हो कि अंगद ये सब कहेगा। वो बहुत ही सौम्य स्वर में बोले, इसी कागज के दूसरी तरफ संस्कृत के इन्हीं श्लोकों का हिंदी भावार्थ लिखा है। तुम उसका पाठ भी कर सकते हो, उसका भी उतना ही लाभ मिलेगा। पर वो लाभ है क्या महाराज? पहले उसे पढ़ो, तब बताते हैं। अंगद ने कागज को पलटकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, पूर्व दिशा में वो ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करें जिसके पास इंद्र शक्ति है। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वारव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। पूरा कागज पढ़ने के बाद अंगद ने कहा, हाँ महाराज, अब बात कुछ समझ में आई। इन मंत्रों के जरिए देवी से अपने संपूर्ण शरीर की रक्षा करने की प्रार्थना की गई है, इसीलिए इसे देवी कवच कहते हैं। महाराज चंडिकामृत महिला के मुंह से कहते चले गए, जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त हो जाती है। वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। हम तुम्हें इस कवच का पाठ करने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कपाली की काली शक्तियों से सुरक्षित रहने के लिए तुम्हारे शरीर का देवी कवच के अंदर सुरक्षित हो जाना जरूरी है। विश्वास रखो, उसकी सारी शक्तियां और काले जादू इस कवच से टकराकर नष्ट हो जाएंगे। इस कवच से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है।
इस कवच से सुसज्जित व्यक्ति जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वो उसको निश्चय ही प्राप्त होती है। मारण, मोहक आदि जितने भी अभिचारक मंत्र होते हैं, कपाली उन सभी से लैस है, जबकि इस कवच पर वो सभी निष्प्रभावी हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डायने, चुड़ैलें, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, भैरव आदि वो सभी व्याधियां इस कवच को धारण करने वाले शख्स को देखते ही भाग खड़ी होती हैं, जिन्हें कपाली ने अपने वश में कर रखा है और जिनके बूते वो समझती है कि कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब तो मैं इसका पाठ जरूर करूंगा महाराज। दोनों दीक्षाएं साथ साथ चलेंगी, पर काया प्रवेश की विधि में पारंगत होना तथा स्वयं को देवी कवच के अंदर सुरक्षित करना। इतना कहने के बाद अपने शरीर में लौटने हेतु महाराज चंडिकामृत आंखें मूंद कर पद्मासन की मुद्रा में अपनी रीढ़ की हड्डी पर बैठ गए। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कारण इंसान की समझ में उस वक्त नहीं आता जब वो घट रही होती हैं, और जब समझ में आता है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। ऐसी ही एक घटना नंदिनी के सिर में होने वाला दर्द था। वो दर्द जिसे उसने एक सुबह सोकर उठते ही महसूस किया। यूं सिर में दर्द होना कोई खास घटना नहीं थी, आमतौर पर लोगों को हो ही जाता है, लेकिन नंदिनी के लिए वो घटना इसीलिए खास थी क्योंकि कम से कम उसकी याद में उसके सिर में कभी दर्द नहीं हुआ था। बल्कि यदि ये कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा कि उसे मालूम ही नहीं था कि सिर दर्द होता क्या है। इसीलिए उसे उस सुबह आश्चर्य हुआ था, परंतु सिर दर्द का कारण नहीं समझ पाई, और दर्द भी इतना भयंकर कि ऐसा लग रहा था जैसे अब सिर फटा कि तब फटा। जी चाह रहा था सिर को दीवारों पर दे मारे। अनायास ही दोनों हाथ सिर को दबाने लगे और उसी पोजीशन में बेडरूम से निकलकर लॉबी में आ गई। महकार सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। नंदिनी के आने की आहट सुनकर उसने चेहरा उठाया और उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें देखकर पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे सिर में कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हो रहा है जैसे सिर फटा जा रहा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। कहने के साथ ही महकार उठा ही था कि नंदिनी ने पूछा, आंटी कहाँ है? आज मंडे है ना? वो किचन की तरफ बढ़ा। माँ और पिताजी सुबह के वक्त शिव मंदिर जाते हैं, वहीं गए हैं। और तरुणा? उनकी ड्राइवर बन गई है। वो हंसा। मैंने कहा कि मैं चलता हूँ, मगर मानी ही नहीं। तो ठहरो, मैं खुद चाय। सेंटेंस अधूरा ही रह गया। उस कमरे के अंदर से बड़ी अजीब सी आवाजें आने लगी थीं, जिसमें रिम्पी सोती थी। ये शब्द नंदिनी के मुंह से खुद ही निकले। रिम्पी कहाँ है? रूम में, अभी सोकर नहीं उठी। ये आवाज कैसी है? पता नहीं। महकार भी रिम्पी के बंद रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर जोर जोर से सांसें ले रहा हो। दोनों की आंखें मिली। चारों आंखों में एक ही भाव था। कैसी आवाज है ये? कौन है कमरे में? नंदिनी सिर का दर्द भूल गई। ताबीज के बावजूद रिम्पी के प्रति वो चिंतित तो रहते ही थे। सो दोनों एक साथ दरवाजे पर झपटे और फिर भड़क की जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर का दृश्य देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रिम्पी बेड पर नहीं थी। वो घुटने मोड़े कमरे के कोने में बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, और सांसों की वो तेज आवाज उसी के मुंह से निकल रही थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें फटी फटी सी, और चेहरा एकदम सुर्ख, इतना ज्यादा भीभत्स कि महकार और नंदिनी के जिस्मों में खौफ की लहर दौड़ गई। दोनों के मुंह से चीख से निकली, क्या हुआ रिम्पी? उनकी तरफ देखती हुई जब वो ही करके डरावनी आवाज के साथ हंसी तो दोनों के होश उड़ गए। दिमागों में एक ही बात कौंधी थी कि शायद कपाली फिर उसके सिर पर सवार हो गई। दोनों की नजर उसके गले पर गई। ताबीज अब भी गले में मौजूद था, फिर कपाली उसके सिर पर कैसे सवार हो सकती है? रिम्पी! जोर से चीखने वाले महकार की आवाज में खौफ का कंपन था। क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। उसके मुंह से घरघराहटदार बहुत ही डरावनी आवाज निकली थी। रिम्पी को ले जाने से रोकोगे मुझे? सोचते हो मैं इस ताबीज से रुक जाऊंगी? वहम है तुम्हारा। चंडिकामृत की तो क्या बिसात है।
कपाली को कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोनों की जीभ उनके तालुओं से जा चिपकी। रिम्पी उठकर खड़ी हो गई और उसी आवाज में बोली, लो देखो, मैं तुम्हारे सामने रिम्पी को लेकर जा रही हूं। पूर्णिमा नजदीक है, इसकी बलि मिलते ही मेरा महबूब जिंदा हो जाएगा। नहीं, तुम रिम्पी को नहीं ले जा सकती। उस वक्त वो चेहरा उठाकर चुड़ैल की तरह हंसी और बोली, कौन रोकेगा मुझे? तू। मैं रोकूंगी तुझे। नंदिनी के जबड़े भिज गए थे। कैसे? वो खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में हंसी और फिर डरावनी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उस वक्त नंदिनी को ऐसा लगा जैसे उसे रिम्पी की नहीं, उसकी आंखों के अंदर से किसी और की आंखें झांक कर देख रही हों। और उससे भी हैरत की बात यह थी कि उस क्षण नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आंखें उसकी जानी पहचानी हैं। कुछ और ज्यादा डर गई वो, मगर हिम्मत करके बोली, मुझे एक तांत्रिक का बताया हुआ मंत्र याद है। उसने कहा था कि इस मंत्र के सामने कोई बुरी आत्मा नहीं ठहर सकती। लेकिन मैं आत्मा नहीं, जिंदा औरत हूं। यकीन नहीं आता तो आजमा ले अपने तांत्रिक के मंत्र को। हालांकि दहशत की ज्यादती के कारण नंदिनी का सारा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, परंतु वो आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। और उसी क्षण महकार ने ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसकी रूह फना हो गई। हलक से चीख निकल गई। रिम्पी ने अपने दोनों हाथ और घुटने जमीन पर टिका दिए थे और अब वो बिल्ली जैसी लग रही थी। वैसी ही आवाज में गुर्राई, हवा में उछली और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही नंदिनी के जिस्म से जा टकराई। नंदिनी चीख के साथ ही फर्श पर गिर पड़ी थी। महकार बेड की दराज पर झपटा, उससे एक रिवॉल्वर निकाली और रिम्पी पर तानता हुआ गरजा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोली मारेगा? मार मार गोली, देखती हूं मैं मरती हूं कि तेरी रिम्पी। कहती हुई वो दोबारा फर्श पर सीधी खड़ी हो गई और फिर ये देखकर महकार और नंदिनी की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि रिम्पी नाचने लगी थी, साथ ही वो कोई लोकगीत गाने लगी थी। महकार का रिवॉल्वर वाला हाथ ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी कांपती कलाई के नीचे करती हुई नंदिनी बोली, क्या कर रहे हो भैया? गोली चलाओगे तो वो उसे नहीं, हमारी रिम्पी को लगेगी। और रिवॉल्वर फर्श पर गिर पड़ा। फटी फटी आंखों से महकार नाच रही और घरघराती सी डरावनी आवाज में लोकगीत गा रही रिम्पी को देखता रह गया था। यही हाल नंदिनी का था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इन हालात में क्या किया जाए। फिर अचानक उसके नाचते हुए जिस्म में एक धक्का सा लगा, जैसे किसी ने जोर से धकेला हो। वो लड़खड़ा गई थी, लेकिन तुरंत ही संभलती हुई बोली, ओ तू भी आ गई यहाँ। ये बात उसने शून्य को घूरते हुए कही थी। कमरे में हवा का एक गोला सा घूमता महसूस हुआ और फिर वो गोला रिम्पी के जिस्म से जा टकराया। रिम्पी फिर से लड़खड़ाई। इस बार संभलने के बाद बोली, आ आ आ दे धक्का अपनी रिम्पी को, और फिर तू देख तमाशा। फिरकनी की मानिंद घूमती हुई हवा फिर रिम्पी के जिस्म से जा टकराई और इस बार रिम्पी का जिस्म हवा में उड़ा और बहुत जोर से सिर का अगला भाग दीवार से जा टकराया। रिम्पी जोर से चीखी। इस बार उसके मुंह से उसकी ओरिजिनल आवाज निकली थी। उस आवाज के साथ ही वो फर्श पर गिरी, मगर आश्चर्य, इतनी चोट लगने के बावजूद वो तुरंत ही उछलकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं मम्मी, मुझे मत मारो मम्मी, मुझे मत मारो। हवा का गोला अब भी कमरे में घूमता प्रतीत हो रहा था। सिर के अगले हिस्से से बहता खून रिम्पी के चेहरे पर फैलने लगा था। चेहरा भीभत्स और ज्यादा डरावना हो उठा। अब वो दोबारा घरघराती सी आवाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, और दे धक्का। अब हवा का गोला कमरे में नाचता भले ही घूम रहा हो, मगर रिम्पी के जिस्म से नहीं टकराया था। रिम्पी ने छत की तरफ चेहरा उठाया और बुक्का फाड़ कर हंसी। वो हंसी इतनी भयंकर थी कि महकार और नंदिनी की रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ती चली गई। दिल खोलकर हंसने के बाद उसने हवा के झोंके से कहा, तूने मुझे रोकने की कोशिश की है, इसका खामियाजा तेरे पति को भुगतना होगा। देख अब मैं क्या करती हूं।
कहने के साथ उसकी सुलगती हुई आंखें महकार पर स्थित हो गईं और फिर उसने महकार की तरफ फूंक मारी। पलक झपकते ही नंदिनी के करीब खड़ा महकार हवा में उछला और धाड़ की जोरदार आवाज के साथ उसका सिर सीधा छत से जाकर टकराया। हलक से चीख निकालता हुआ वो वापस फर्श पर आ गिरा। अब वो खून से लथपथ हुआ फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। हलक से चीखें निकल रही थीं। उस मंजर को देख रही नंदिनी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसने महसूस किया कि हवा का गोला ठीक महकार के जख्मी जिस्म के ऊपर चक्कर काट रहा था। ओह, बचाना चाहती है अपने पति को। देखती हूँ कैसे बचाती है। ले, बचा बचा इसे। कहने के साथ ही उसने महकार की तरफ एक और फूंक मारी और महकार का जिस्म ठीक किसी तिनके की तरह हवा में उड़ा और इस बार उसका चेहरा छत से जा टकराया और फिर वो तेजी से नीचे आ गिरा। अब नंदिनी अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को नहीं रोक पाई, क्योंकि महकार का चेहरा ऐसे नजर आ रहा था जैसे उसे ट्रक के पहिए के नीचे कुचल दिया गया हो। लहूलुहान अवस्था में वो बुरी तरह से चीख रहा था। हवा के गोले को उसने अब भी महकार के आसपास चकराते महसूस किया था। खौफ के कारण उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी लड़खड़ाती सी महकार और रिम्पी के बीच जाकर खड़ी हुई और बोली, तू महकार भैया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू हट जा मेरे सामने से, रिम्पी गुर्राई। उसकी बीवी ने मुझसे पंगा लिया है, उसे तो मरना ही होगा। खौफ से भरी नंदिनी चिल्लाई, नहीं हटूंगी। रिम्पी ने फिर चेतावनी सी दी, मेरी इस मजबूरी का फायदा मत उठा कि मैं तुझे नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? जानेगी तो पछताएगी। प्लीज कपाली, नंदिनी रो पड़ी, रिम्पी को बख्श दो। इसे बख्श दूंगी तो मेरा दिलबर कैसे जिंदा होगा? उसने बड़े ही डरावने अंदाज में कहा था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। ऐसे नहीं मानेगी तू। कहने के बाद उसने आंखें बंद की और मुश्किल से 2 पल बाद जब खोली तो जाने क्या हुआ। नंदिनी की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हुआ। बस ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे महकार के सामने से उठाकर कमरे के कोने में खड़ी कर दिया हो। अब उसकी अवस्था मूर्ति जैसी थी। न वो हिल पा रही थी, न बोल पा रही थी, पर देख और समझ सब कुछ रही थी। उसने देखा कि रिम्पी ने एक और फूंक मारी। महकार उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया और उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल निकला। कमरे में सिर्फ और सिर्फ दर्द से तड़पते महकार की चीखें और रिम्पी के हलक से निकलते डरावने कह कहे गूंजते रहे। और वो कह कहे तब बंद हुए जब महकार के मुंह से चीखें निकलनी बंद हो गईं। वो मर चुका था। नंदिनी दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी, मगर रो न सकी। दौड़कर महकार की लाश से लिपट जाना चाहती थी, ऐसा भी न कर सकी, जबकि उसके बाद आंखों ने जो मंजर देखा वो इतना भीभत्स था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रिम्पी एक बार फिर अपने दोनों हाथों और घुटनों को फर्श पर टिकाकर बिल्ली की तरह चलने लगी। महकार की लाश की तरफ देखते हुए उसने जब अपनी जीभ होठों पर फिराई तो नंदिनी को वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबी लगी। फिर रिम्पी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है। नंदिनी कुछ समझ न सकी। रिम्पी बिल्ली की तरह चलती हुई महकार की लाश के करीब पहुंची और जब अपनी जीभ से चप चप की आवाज करते हुए उसका खून चाटने लगी तो घिन और दहशत के कारण नंदिनी का बुरा हाल हो गया। मगर न तो वो हिल सकती थी और न ही चीख सकती थी। हवा का गोला अब भी वहीं घूम रहा था। खून का एक एक कतरा चाटने के बाद रिम्पी ने अपने दांतों से महकार के होंठ पकड़े, अपना दायां हाथ उसकी छाती पर रखा और ठीक इस तरह जोर से चेहरे को झटका दिया जैसे बिल्ली चूहे के जिस्म से गोश्त नोचने के लिए करती है। अगले ही पल गोश्त का लोथड़ा उसके मुंह के बाहर लटका नजर आया। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद करनी चाही, मगर वैसा भी न कर सकी। महसूस किया कि उसकी पलकें तक नहीं झपक रहीं। अब वो देख रही थी कि रिम्पी महकार के गाल के गोश्त को ठीक इस तरह से कुतर कुतर के खा रही थी
जैसे बिल्ली चूहे के गोश्त को खाती है। कमरे में कच कच की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे रिम्पी का पेट भर गया हो। अब वो सीधी खड़ी हो गई और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते वक्त उसकी तरफ बाय करने वाले अंदाज में हाथ हिलाया और बाहर निकल गई। उसका बाहर निकलना था कि अदृश्य ताकत ने नंदिनी को आजाद कर दिया। मुंह से एक जोर की चीख निकली और एक चीख के साथ वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। समाधि लीन चंडिकामृत के माथे पर किसी ने दस्तक दी। उनके नेत्र खुले तो सामने सुकन्या की आकृति थी। हवा पर पानी से बनी वो पारदर्शी आकृति जो इस वक्त एक जगह स्थिर नहीं थी बल्कि जबरदस्त बेचैनी के कारण हवा में नाचती सी घूम रही थी। क्या बात है? चंडिकामृत ने पूछने के बाद कहा, सुकन्या, तुम्हारा यूं हमारी समाधि में घुस आना हमें पसंद नहीं है। नहीं बैठने दूंगी, वो दुख और रोष से संयुक्त आवाज में बोली। तुम्हें क्या? किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। तुम्हारी ये समाधि ढोंग है और तुम्हारी वो सारी शक्तियां बेकार है महाराज चंडिकामृत जिन पर तुम गर्व करते हो। क्या हुआ बालिके? इस वक्त तो तुम कुछ ज्यादा ही क्रोध में नजर आ रही हो। उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। क्या हुआ? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं। व्यर्थ ही त्रिकालदर्शी होने का दावा करते हैं। कपाली ने अनर्थ कर दिया और आपने कुछ देखा ही नहीं। उसने हमारी आंखों के सामने अपने को मंत्रों का अंधकार फैला रखा है। जब भी उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं तुम समाधि में घुस आती हो। अब बताओ क्या किया है उसने? सुहाग उजाड़ दिया उसने मेरा। पहले एक पतिव्रता स्त्री ने विलाप किया, फिर एक ममतामयी मां चीख पड़ी। मेरी रिम्पी को ले गई है वो, और आपका ताबीज कुछ भी न कर सका। वो उसके गले में ही पड़ा रहा और वो उसके सिर पर सवार हो गई। चंडिकामृत के मुंह से अविश्वसनीय शब्द निकले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अभिमंत्रित महामृत्युंजय मंत्र और यंत्र दिए थे। कपाली और उसकी काली शक्तियों की तो बिसात ही क्या है। उनके आसपास तो खुद शैतान भी नहीं फटक सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है चंडिकामृत, अपनी आंखों से। ताबीज उसके गले में ही पड़ा था और वो मेरी रिम्पी के सिर पर ही नहीं पूरे अस्तित्व पर सवार थी। उसी के जिस्म की सवारी करते करते उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया और मैं कुछ भी न कर सकी। अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी करती तो किस पर? वो राक्षसी तो सामने थी नहीं, वो तो मेरी बेटी के अंदर थी। सामने तो रिम्पी थी। एक आध बार कोशिश भी की लेकिन चोट तो मेरी रिम्पी को लगी। मैं मजबूर हो गई। अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ उजड़ता देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये तो घोर आश्चर्य की बात है। चंडिकामृत सुकन्या की आत्मा से नहीं कह रहे थे बल्कि खुद से बड़बड़ाकर बातें कर रहे थे। हमारे ज्ञान के मुताबिक उसकी कुविद्याओं में महामृत्युंजय मंत्र और यंत्र की कोई काट नहीं है। फिर उसने ऐसा कैसे किया? मेरे भाई को जाने कौन सी क्रियाओं में अपने व्यस्त कर दिया। वो वहां होता तो वो सब कुछ नहीं होता। इस भुलावे में मत रहो सुकन्या। जैसा कि तुम कह रही हो, लेकिन हमें अब भी विश्वास नहीं आ रहा। अगर कपाली ने रिम्पी के गले में ताबीज के रहते सब कुछ किया है तो तीनों लोकों में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक पाती, जब स्वयं शिव ही। तुम झूठे हो चंडिकामृत, तुम पाखंडी हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। तुम नहीं बचा सकते मेरी रिम्पी को। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम? चंडिकामृत ने खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम हो ही क्या, हवा मात्र। तुम क्या कर सकती हो? भन्नाई हुई आकृति मां काली की मूर्ति की तरफ घूमी और जोर से चिल्लाई, मैं क्या नहीं कर सकती? ये चाहे तो मैं क्या नहीं कर सकती? चंडिकामृत, इस दुनिया में तुम्हारे शिव से बड़ी भी एक शक्ति है। अरे इसका तो नाम ही शक्ति है। तुम्हारे शिव तो इसका अंश मात्र हैं। ये सारे देवी देवताओं के अंश से मिलकर बनी है। मेरी माता है ये, सबकी माता है ये, दुर्गा माता है ये। अब यही मेरी बेटी की रक्षा करेगी और कोई रिम्पी को नहीं बचा सकता। चंडिकामृत के होठों पर एक रहस्यात्मक मुस्कान उभरी। वो चुप रहे जबकि भावनाओं के वेग में बहती आकृति काली मूर्ति की तरफ देखती हुई चीखती चली गई। पर तू भी तो शांत खड़ी है माँ। वो डायन मेरी बेटी को ले गई और तू शांत खड़ी है। धिक्कार है तुझ पर।
अगर तू मेरी बेटी को नहीं बचा सकती तो मैं नहीं मानती कि तूने कभी महिषासुर का वध किया था। अगर तू मेरे सुहाग की रक्षा नहीं कर सकी तो मैं नहीं मानती कि तूने कभी रक्तबीज का संहार किया था। किस काम की है माँ तू? किस काम का है ये खड्ग? किस काम का है ये त्रिशूल? और किस काम की है तेरी दुधारी तलवार? ला, ला मुझे दे दे ये सब। उस कपाली का सिर तेरे कदमों में लाकर न डाल दूं तो मेरा नाम भी सुकन्या नहीं। चंडिका मृत की मुस्कान गहरी होती चली गई। आकृति कुछ देर तक अपने चेहरे पर जज्बातों की आंधियां लिए महाकाली की मूर्ति को देखती रही और फिर चीखी, नहीं बोलेगी, तू ऐसे नहीं बोलेगी, नहीं सौंपेगी मुझे अपनी ढाल और कृपाण। तू तो खून की बलियों से खुश होती है ना, मगर मेरे जिस्म में खून नहीं है। होता तो तुझे उससे नहला देती, मगर मैं मानूंगी नहीं। मेरे पास जिस्म नहीं है, ये आत्मा है। इस आत्मा की बलि दे दूंगी मैं तेरे चरणों में। ले। कहती हुई वो बार बार अपना सिर महाकाली के चरणों में पटकने लगी। ऐसे नहीं मानती माता। अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान सजाए चंडिकामृत ने कहा, इसकी सिद्धि करनी पड़ती है। सिद्धि भी करूंगी। ये लो, बैठ गई। भन्नाई हुई आकृति माँ के चरणों में बैठ गई। मुझे नहीं पता सिद्धि कैसे होती है, मगर मैं तब तक यहां से नहीं उठूंगी जब तक कि ये मुझे अपनी शक्तियां नहीं देंगी। मेरी बेटी की जान खतरे में है, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। चंडिकामृत के होठों की रहस्यमयी मुस्कान विजयी मुस्कान में तब्दील हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर महाकाली से कहा, इसे कहते हैं हठ योगी और माते। त्रिया हट से तो तुमसे ज्यादा और कौन परिचित होगा। हमने एक माँ को तुझसे भिड़ा दिया है। अब देखते हैं जगदम्बा कि तुम कब तक इसे अपनी शक्तियां नहीं सौंपती। तुम्हें झुकना ही होगा महिषासुर मर्दिनी। वो शक्तियां तुम्हें एक माँ की इस रोती बिलखती आत्मा को सौंपनी ही होंगी, जो उन दुष्ट आत्माओं को जलाकर भस्म कर सकें जिन्हें पानी भिगो नहीं सकता और इस दुनिया की अग्नि जला नहीं सकती। कपाली के जिस्म को भी अगर मिटा भी दिया गया तो उसकी आत्मा इस संसार में तहलका मचाए रखेगी। ये सृष्टि तभी उसके कहर से मुक्त हो सकती है जब उसकी आत्मा को तेरे तीसरे नेत्र से निकलने वाली दिव्य अग्नि में जला दिया जाए, और वो अग्नि तुझे सुकन्या को देनी ही होगी। हे माते, इस भक्त का दावा है कि तू एक मां से नहीं जीत सकती। दादर की जलपरी नामक जिस बिल्डिंग में अंगद का फ्लैट था, उसके ठीक सामने फुटपाथ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। अभी सुबह के 7 बजे थे और सड़क पर लोगों की आवाजाही ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, मगर भिखारी जमा हुआ था जैसे सुबह सुबह कारून का खजाना उसके हाथ लगने की उम्मीद हो। उस वक्त वो बुरी तरह चौंका जब रिम्पी जलपरी के प्रांगण से बाहर निकलती नजर आई। वो तेजी से खड़ा हुआ और झोपड़ी के अंदर दाखिल होता बोला, सर, सर वो बाहर आ गई। कौन? टूटे फूटे फोल्डिंग पर सोया पड़ा शख्स हड़बड़ाता हुआ बोला, कौन बाहर आ गई? वही जिसके लिए हम एक हफ्ते से भिखारी बने बैठे हैं। रिम्पी? हाँ सर। उसने तुरंत झोपड़ी के बाहर की तरफ जंप लगाई, जो काले खां के अलावा और कोई नहीं था। आप समझ ही गए होंगे कि पीछे लपकने वाला राजपाल था। दोनों ने देखा कि रिम्पी सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी। हल्के मेकअप में बूढ़ा भिखारी नजर आ रहा था काले खां, और गौर से उस दृश्य को देखता हुआ बोला, ये अकेली कहाँ जा रही है? करीब आधे घंटे पहले गाड़ी में मोहित बनर्जी, गंगोत्री और तरुणा निकले थे। गाड़ी तरुणा चला रही थी। लंगड़ा भिखारी बना राजपाल कहता चला गया, तब मैंने आपको जगाना इसीलिए मुनासिब न समझा कि सुबह के 4 बजे तक अपनी ड्यूटी बजाकर सोए हैं। जगाऊंगा तो गर्म होंगे, लेकिन जब ये बाहर निकल आई तो जगाना जरूरी समझा। गोली मार उन्हें। काले खां बोला, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी सुबह सुबह ये अकेली कहाँ जा रही है। मुझे तो वो नींद में लग रही है सर। नींद में? पागल है क्या? भला नींद में भी कोई चलता होगा? चलते हैं सर, लोग नींद में भी चलते हैं। आपने नील कमल पिक्चर में वहीदा रहमान को नहीं देखा? हाँ देखी तो है। वो ठीक उसी तरह चल रही है सर। उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि सड़क पर कौन आ जा रहा है। अचानक राजपाल की आवाज कांपी, सर, मुझे तो कोई दूसरा ही चक्कर लगता है। दूसरा कौन सा चक्कर? उस पर कोई रूह सवार है। बकवास मत कर, तुझे हमेशा रूहें क्यों नजर आती हैं?
मुसीबत ही ये है सर कि रूहें किसी को नजर नहीं आती। काले खां ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने की तरफ से लाल रंग की एक होंडा सिटी आती नजर आई। उसकी रफ्तार मुश्किल से 40 थी। वो उस तरफ से सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी और इधर से रिम्पी पैदल चली जा रही थी। कार वाले ने हॉर्न दिया, मगर वो चलती रही, यूं जैसे कि कार की मौजूदगी का उसे कोई एहसास ही न हो। कार वाले ने जोर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन जब वो तब भी न रुकी तो उसने कार रोकी, जो करीब 30 वर्षीय युवक था। युवक भन्नाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला, लपकता हुआ रिम्पी के करीब पहुंचा और बोला, ए लड़की, पागल है क्या? तुझे इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं देती? रिम्पी ने बगैर कुछ कहे दाएं पैर की ठोकर इतनी जोर से उसकी पेट में मारी कि एक चीख के साथ वो हवा में उड़ता सा फुटपाथ के पार एक बिल्डिंग की 4 दीवारी से जा टकराया। उस दृश्य को देखकर काले खां और राजपाल के होश उड़ गए थे। उधर हैरान युवक कराहता कलपता जमीन से उठा। इधर रिम्पी न केवल दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी, बल्कि गाड़ी को स्टार्ट करके आगे भी बढ़ा दिया था। चिल्लाता हुआ युवक अपनी गाड़ी के पीछे पीछे भागता दौड़ता रह गया, जबकि काले खां ने बिजली की सी गति से झोंपड़ी के पीछे जंप लगाई, वहां छुपी बुलेट निकाली और जोर से किक मारता हुआ बोला, जल्दी बैठ राजपाल, वरना वो गायब हो जाएगी। राजपाल लपक कर पिछली सीट पर जम गया। अब बुलेट होंडा सिटी के पीछे थी। हद हो गई सर, 10 साल की इस लड़की ने भला गाड़ी चलानी कब सीखी होगी? तू ठीक कहता है, वो कोई रूह है, शायद कपाली ही। उस युवक की हालत देखी, कोई भी किसी को एक ठोकर में इस तरह हवा में नहीं उछाल सकता। लेकिन वो जा कहाँ रही है? यही जानने के लिए तो हम उसका पीछा कर रहे हैं गधे। राजपाल चुप रह गया। 2-3 मोड़ पार हो चुके थे। उस वक्त लाल रंग की होंडा सिटी चौथे मोड़ पर मुड़कर उनकी आंखों से ओझल हुई थी। वो मोड़ से थोड़ा इधर ही थे कि मोड़ के उस पार बहुत जोरदार आवाज आई, ऐसी जैसे कि 2 गाड़ियां आपस में टकराई हों। और मोड़ पार करते ही उन्होंने पाया कि ये बात सच थी। लाल रंग की होंडा सिटी और सामने की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो के सड़क में बीचों बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे में धंसी हुई थीं। धुआं निकल रहा था। स्कॉर्पियो का ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग के बीच फंसा हुआ था। उसके सिर से खून निकल रहा था। आसपास के लोग एक्सीडेंट की आवाज सुनकर उस तरफ लपक रहे थे। उसी समय होंडा सिटी का गेट खुला। पूरी तरह सुरक्षित रिम्पी बाहर निकली। किसी ने जोर से कहा, अरे, इतनी छोटी लड़की गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट तो होना ही था। लोग उसकी तरफ लपके, लेकिन उनके करीब पहुंचने से पहले ही रिम्पी बड़ी तेजी से गोल गोल घूमने लगी, ठीक इस तरह जैसे किसी ने फिरकनी को घुमा दिया हो। और सब लोग हैरान रह गए। जो जहां था वहीं जाम होकर रह गया। भंवर की तरह गोल गोल घूमती हुई रिम्पी ने सड़क छोड़ी और किसी रॉकेट की तरह आकाश की तरफ उड़ती चली गई। हैरान परेशान लोग उसे देखते रह गए। तब तक देखते रहे जब तक कि वो नजर आती रही। देखते ही देखते वो इतनी ऊंचाई पर चली गई थी कि पहले बिंदु में तब्दील हुई और फिर नजर आनी ही बंद हो गई। इंसानी आंखों की क्षमताओं से वो बाहर निकल गई थी। काले खां और राजपाल की हालत भी उस दृश्य को देखने वालों से अलग नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बस देखते रह गए, जैसे दोनों में से कोई भी बोलने के काबिल न हो। अंगद 10वीं बार अपने जिस्म से बाहर आया था। बाहर आते ही उसने 9 बार की तरह खुद को हल्का फुल्का पाया। ये कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि वो खुद को हवा का ही एक हिस्सा महसूस कर रहा था। एक बहुत बड़े भवन के बीचों बीच बिछे चंदन के आसन पर आंखें बंद किए पद्मासन की मुद्रा में बैठे अपने जिस्म को देखा, खुश हुआ और हवा में उड़ते हुए भवन के चक्कर लगाने लगा। पिछली बार उसने 50 चक्कर लगाए थे, इस बार 60 लगाने का इरादा था और इस काम में उसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगता था। पलक झपकने जितने भवन के चाहे जितने चक्कर लगा सकता था। उड़ता हुआ भवन की 40 फुट ऊंची गुंबदाकार छत पर पहुंचा। फिर जाने क्या शरारत सूझी कि वहां लटक रहे फानूस पर बैठ गया। उसका वजूद इतना हल्का था कि फानूस उसके बैठने पर बस इतना हिला था जैसे हवा के हल्के से झोंके से गुजरा हो। 60 चक्कर लगाने के बाद पद्मासन में बैठे अपने शरीर के करीब पहुंचा और हवा के झोंके की तरह
दाएं नथुने से होता हुआ शरीर के अंदर पहुंच गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर में आ गया हो। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़ा, जिस्म में स्पंदन पैदा किया, आंखें खोली, पलकें झपकीं, गर्दन घुमाकर दाएं बाएं के दृश्य को देखा। अब उसे इस क्रिया में आनंद आ रहा था, ऐसा आनंद जैसा पहले कभी किसी चीज की प्राप्ति पर नहीं आया था। सब कुछ खेल सा लग रहा था उसे। ध्यान पुनः अपनी भ्रुकुटियों पर केंद्रित किया। आंखें बंद होती चली गईं। जिस्म में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाली। पेट कमर से जा चिपका। ध्यान शरीर के सर्किट के उस स्थान पर पहुंचा जहां स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जॉइंट था। मन में सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करने की इच्छा की और वो काम तुरंत ही हो गया, जिसे पहली बार करने में 1 हफ्ता लग गया था। एक बार फिर वो अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर ले आया। एक बार फिर वो सारे भवन में हवा का हिस्सा बनकर परवास करता हुआ स्थूल शरीर को देख रहा था। तभी बरामदे की तरफ से खड़ाऊ बजने की आवाजें आईं। वो समझ गया कि महाराज चंडिकामृत आ रहे हैं। जानता था कि वर्तमान अवस्था में देखकर वो खुश हो जाएंगे। वो यूं ही हवा में उड़ता रहा। महाराज चंडिकामृत भवन के द्वार पर नजर आए। अंगद पलक झपकते ही उनके करीब पहुंचा और चरण स्पर्श करने के बाद बोला, आशीर्वाद दीजिए महाराज। महाराज चंडिकामृत ने उसके स्थूल शरीर की तरफ देखते हुए कहा, हमने कहा था ना, ईश्वर ने तुम्हें वो अद्भुत शक्ति दी है जिसके कारण उन क्रियाओं में जिनमें साधारण लोग सालों साल में भी पारंगत नहीं हो पाते, तुम चंद दिनों में ही दक्ष हो जाओगे। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। देवी कवच कंठस्थ कर लिया है। बहुत सुंदर। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। अभी कहाँ महाराज? अभी तो मैं सिर्फ अपने जिस्म से निकलना और उसमें वापस लौटना सीखा हूं। आपने कहा था कि इसके बाद मुझे किसी दूसरे के शरीर में जाना और आना भी सीखना है। उसकी जरूरत नहीं रही। सबसे पहले अपने घर जाओ। घर? अंगद चौंका। बात क्या है महाराज? वहां पहुंचोगे तो पता लगेगा। इसका मतलब वहां कुछ हुआ है। अंगद जैसे बेचैन हो गया। क्या हुआ महाराज? मुझे बताइए। एक शर्त पर। शर्त? वो ये कि जो हुआ है तुम उसके बारे में सुनकर बेचैन नहीं होगे, उत्तेजित नहीं होगे, क्योंकि उत्तेजित होने से परिणाम विपरीत निकल सकते हैं। धैर्य से काम लेना होगा। बुरी तरह अधीर हो चुके अंगद ने पूछा, बताइए तो सही। पहले वादा करो। करता हूं। कपाली रिम्पी को अपने साथ ले गई है। रिम्पी को कपाली ले गई? अंगद पर मानो वज्र गिरा। पर कैसे? ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। रिम्पी के गले में तावीज होने के बावजूद उसने उसे अपना माध्यम कैसे बना लिया? और एक बार फिर कहते हैं, धैर्य बनाए रखना। आखिर हुआ क्या है? कपाली को रोकने के लिए महकार ने उससे संघर्ष किया और उस संघर्ष में वो शहीद हो गया। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंगद के हलक से एक हल्की सी चीख निकल गई। सुकन्या के बाद वो मेरे बहनोई को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा था। महाराज चंडिकामृत ने आगे बढ़कर उसके सूक्ष्म शरीर को अपनी भुजाओं में भरा। ऐसा वो इसीलिए कर सके क्योंकि इस वक्त स्वयं वो भी स्थूल शरीर में नहीं थे। उनका भी तो सूक्ष्म शरीर ही अंगद के सामने था। बोले, संभालो अंगद, संभालो खुद को, जैसा कि तुम वादा कर चुके हो। धैर्य से काम लो। कैसे महाराज, कैसे? वो एक एक करके। अंगद ये पूरी लाइन भी न कह सका और फिर रोने लगा। हमने पहले ही कहा था, कपाली भी अपनी चाल चले बगैर बाज नहीं आएगी। वही हुआ। हमारे चारों तरफ अंधेरा फैलाकर उसने आक्रमण कर दिया। तब तो वो रिम्पी को भी? नहीं अंगद। चंडिकामृत उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोले, इसीलिए धैर्य से काम लेने के लिए कहा था और चतुराई से भी। विश्वास रखो, पूर्णिमा से पहले वो रिम्पी का बाल भी बांका नहीं होने देगी, क्योंकि अभिजीत उसी की बलि से जिंदा होगा और उसे जिंदा करना ही कपाली का मकसद है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे पहले ही मैं उस कपाली का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हें ठीक इसी मिशन के लिए तैयार किया गया है। मिशन? रिम्पी को बचाने और कपाली को नेस्ता नाबूद करने का
तुम्हारा ये मिशन उसी जगह से शुरू होगा जहाँ की कपाली रहने वाली है और जोरावर सिंह के किले पर जाकर खत्म होगा। जोरावर सिंह का किला? वही किला जिसमें दी जाने वाली बलियों के तुम्हें सपने आते थे और जहाँ से कपाली सुकन्या के पीछे पड़ी थी। वो किला कहाँ है महाराज? तुम्हारे गांव के पास एक दूसरा गांव है, बेलापुर। कपाली वहीं की रहने वाली है और वहीं वो किला तथा वो कब्रिस्तान है जिसमें कपाली ने अभिजीत की हड्डियां छुपा रखी हैं। उसे खत्म करने तुम्हें वहीं जाना होगा। मैं जाऊंगा महाराज, मैं जा रहा हूं। जाने से पहले कुछ जरूरी हिदायतें सुनो। जी। सबसे पहले घर जाना, वहां मौजूद लोगों को सांत्वना देना। समझ सकते हो कि इस वक्त तुम्हारे माता पिता, तरुणा और नंदिनी किस हालत में होंगे। उसके बाद अपने मिशन पर रवाना होना और मिशन में तुम्हारे साथ नंदिनी जरूर होनी चाहिए। नंदिनी? वो क्यों महाराज? चंडिकामृत हौले से मुस्कुराए। बड़ी ही रहस्यमय मुस्कान थी वो। बोले, तुम्हें याद होगा, हमने कहा था कि तुम्हारे साथ एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिसके कारण कपाली तुम्हारी जान नहीं ले सकती। वो शक्ति नंदिनी के अलावा और कोई नहीं है। याद रखना, कपाली की शक्तियां नंदिनी को तुमसे दूर रखने की चेष्टा करेंगी, उसे तुम्हारे शक के दायरे में फंसाना चाहेंगी, मगर तुम्हें उनकी साजिश में नहीं फंसना है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? जितना समझाया है उससे ज्यादा समझने का वक्त अभी नहीं आया है। जब वक्त आएगा तो सारी बातें खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। ये भी कि होता सिर्फ वही है जो विधि ने अपनी कलम से लिख दिया होता है और ये कोई भी नहीं जान सकता कि उसने क्या लिख रखा है, हम भी नहीं। आप फिर से रहस्यमय बातें करने लगे। तुम उनमें मत उलझो और अंतिम हिदायत सुनो। अंतिम हिदायत? मिशन पर तुम्हारा ये शरीर नहीं जाएगा जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। वो चंडिकामृत ने उसके स्थूल शरीर की तरफ इशारा करने के साथ ही कहा, मिशन पर वो शरीर जाएगा और किसी को समय से पहले पता न लग पाए कि तुम अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर सकते हो। किसी से मतलब? किसी से मतलब सबसे है। नंदिनी को भी पता न लग पाए और कपाली को तो बिल्कुल नहीं। तुम बेवजह अपने दोनों शरीरों को अलग नहीं करोगे। हालांकि तुम अभी पलक झपकते ही अपने स्थूल शरीर को यहाँ छोड़कर हवा का हिस्सा बनकर जोरावर सिंह के किले में पहुंच सकते हो, परंतु भूल कर भी ऐसी भूल मत करना। तुम्हें शरीर वाला साधारण अंगद बनकर ही वहां पहुंचना है। सारे काम सशरीर वाले अंगद की तरह ही करने हैं। किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखाना। ऐसा किया तो फायदे की जगह तुम्हें नुकसान होगा। तो फिर इस कला का लाभ क्या है महाराज? हमारे कथन के मतलब को समझो अंगद। हम ये कहना चाहते हैं कि जो क्षमताएं तुमने इन 10 दिनों में अर्जित की हैं, उनका इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर करना है और बहुत ही सावधानी से करना है। इस तरह करना है कि किसी को भी समय से पहले पता न लग पाए कि तुम में ये क्षमताएं हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के साथ तुम्हारे हर अंग को सुरक्षित रखने वाला देवी कवच चलेगा। नंदिनी के रूप में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति तुम्हारे साथ होगी जिसकी वजह से कपाली तुम्हें मार नहीं सकती। लेकिन फिर भी अपने आप को अजेय मत समझना, क्योंकि कपाली के पास ऐसी एक नहीं अनेक रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इन सब के बावजूद तुम्हारा संहार कर सकती हैं। इसीलिए बार बार चेता रहे हैं, उसे समय से पहले इल्म तक न हो पाए कि तुम में अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलने की क्षमता है। उसे पता लग गया तो हो सकता है कि वो तुम्हारी इस क्षमता को ही जाम कर दे, अथवा अगर गलती से तुमने समय से पहले उसके सामने अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से अलग कर लिया तो तुम्हें कभी स्थूल शरीर तक पहुंचने नहीं देगी वो। उस अवस्था में तुम जीते जी मर जाओगे। मैंने आपकी हिदायतों को पल्ले से बांध लिया है, तो जाओ। अंगद ने पुनः चरण स्पर्श किए और वो बोले, विजयी भव। अंगद का सूक्ष्म शरीर उड़ा और स्थूल शरीर के अंदर समा गया। कुछ देर बाद वो आसन से उठकर खड़ा हो गया था। जब तक अंगद अपने फ्लैट पर पहुंचा तब तक न सिर्फ मोहित बनर्जी, गंगोत्री और तरुणा वहां पहुंच चुके थे,
बल्कि नंदिनी को भी होश में लाया जा चुका था। वो सभी महकार की भीवत्स लाश के पास बैठे रो रहे थे और फ्लैट के बाहर पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई थी। वो ऐसी एक्टिंग करता हुआ अंदर दाखिल हुआ जैसे वहां के वातावरण को देखकर चौंका हो। उसे देखते ही सबका रुदन तेज हो गया और महकार की लाश पर नजर पड़ते ही उसे किसी तरह की एक्टिंग करने की जरूरत न रही। लाश की हालत ही ऐसी थी कि उसकी मुट्ठियां भिज गईं, जबड़े कस गए, चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी एक एक नस बुरी तरह तनकर चमकने लगी। हलक से गुर्राहट फूटी। किसने किया ये सब? कपाली ने। नंदिनी की कांपती आवाज। वो यहां कैसे आ गई? और फिर नंदिनी सब कुछ बताती चली गई। बताते बताते भी उसके चेहरे पर दहशत का नंगा नाच चल रहा था और सुनते सुनते अंगद आग का गोला नजर आने लगा, क्योंकि चंडिकामृत ने घटना की वो डिटेल नहीं बताई थी जो नंदिनी के मुंह से पता लगी। नंदिनी के चुप होते ही बुरी तरह बिलखती अंगद की माँ उससे आ लिपटी और बोली, रिम्पी की चिंता कर बेटा, वो डायन रिम्पी को अपने साथ ले गई है, जाने उसका क्या करेगी। अंगद अपनी आंखों में उमड़ने वाले आंसुओं को रोक न सका। माँ को जोर से भींचता हुआ बोला, चिंता मत कर माँ, अब मैं आ गया हूं। अब वो हमारी रिम्पी का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। कुछ देर वही माहौल रहा। फिर अंतिम संस्कार की क्रिया होने लगी और शाम होते होते महकार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस वक्त ड्राइंग रूम में केवल अंगद, तरुणा और नंदिनी थे। वो नंदिनी जो सबसे ज्यादा सदमे में थी, शायद इसीलिए क्योंकि जो हुआ था उसे उसने अपनी आंखों से देखा था। तरुणा बार बार कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रिम्पी के गले में ताबीज के रहते ये सब हो कैसे गया। इसका जवाब हम दे सकते हैं। ये आवाज काले खां की थी, जो अभी अभी फ्लैट का मुख्य द्वार पार करके अंदर दाखिल हुआ था और राजपाल उसके पीछे पीछे था। तुम? अंगद चौंका। तुम कौन हो? काले खां, नंदिनी ने बताया। ओह, तो इस शरीर में हो तुम? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब नंदिनी ने बताया। बड़ी हैरत अंगेज बात है। वो बात पुरानी हो गई अंगद, काले खां ने कहा। अब तो मेरे पास नई नई और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज जानकारियां हैं। हाँ, तुमने कहा कि तुम बता सकते हो कि ताबीज के रहते कपाली ने वो सब कैसे किया? क्योंकि ताबीज उसके गले में था ही नहीं। अंगद बुरी तरह चौंका। चौंक कर नंदिनी की तरफ देखा और पुनः काले खां की तरफ देखता बोला, लेकिन नंदिनी का कहना है कि ताबीज उसके गले में था। मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और महकार भैया ने भी। तरुणा ने मौका लगते ही कहा, जो कि इस बात की पुष्टि करने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा यकीन करो अंगद। नंदिनी की आंखें भर आईं। तुम झूठ बोल रही हो, काले खां ने कहा। नंदिनी बौखला कर चिल्लाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये तो तुम जानो, लेकिन अगर ताबीज उसके गले में था तो ये क्या है? कहने के साथ ही काले खां ने जेब से ताबीज निकालकर उन सबके सामने लहरा दिया। नंदिनी आंखें फाड़े ताबीज को देखती रह गई, जबकि अंगद ने उसे काले खां के हाथ से झपटा, खोला और उसमें मौजूद कागजों को देखता हुआ बोला, ये वही है। मैं शुरू से ही कहती आ रही हूं अंगद। तरुणा जहरीली नजरों से नंदिनी की तरफ देखती हुई बोली, और फिर कहती हूं, ये जादूगरनी है जो हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। काले खां ने कहा, एक बात तो मैं भी पूछना चाहूंगा। क्या? अंगद ने कहा। मिस नंदिनी कजारिया की मशीन पर लेटने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों। सीधी बात है, राजपाल ने तान मिलाई। ये हमसे अपना अतीत छुपाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है, नंदिनी ने कहा। काले खां तुरंत बोला, तो फिर कतरा क्यों रही हो? तुम मुझे जलील करना चाहते हो, जो मैं नहीं होंगी, उसने गुर्रा कर काले खां से कहा और फिर अंगद की तरफ पलटकर बोली, ये शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पहले शालू साबित करना चाहते थे, जो कि नहीं कर सके, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं। इन्हें तब तसल्ली हुई जब शालू मेरठ में पकड़ी गई। ये झूठ है। मतलब? तुम्हें कुछ देर के लिए भ्रमित करने के लिए हमने झूठ बोला था। मेरठ में कोई शालू नहीं पकड़ी गई। हमारा ख्याल अब भी यही है कि तुम वही हो। धनपत को अपने प्रेम जाल में फंसाकर
अंकुर को किडनैप किया और अब वही काम अंगद के साथ कर गुजरी हो। ये ये झूठ है, ये झूठ है अंगद। नंदिनी की चीख में उसके रोने की आवाज थी। काश महकार भैया जिंदा होते, वो बताते कि इसे हमने रिम्पी के गले में देखा था, और ये भी कि रिम्पी को कपाली से बचाने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश की। तरुणा ने दोबारा जहर उगला। तो महकार भैया की तरह उसने तुम्हें भी क्यों नहीं मार डाला? काश कि मार डालती तो इस वक्त मैं तुम लोगों के सामने जलील तो न हो रही होती। मैंने तो खुद ही बताया था कि वो मुझे मारने से कतरा रही थी। क्यों? मैं नहीं जानती, हम बताते हैं। काले खां दोबारा बोला, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी झूठी है, असल में तुम ही। ये झूठ है अंगद, ये झूठ है। आंखों में आंसू लिए वो सीधी अंगद की तरफ देखती हुई गिड़गिड़ाई, मैंने एक एक लफ्ज वही बताया है जो हुआ था। दो बातें हैं नंदिनी जिनका तुम्हें जवाब देना चाहिए, अंगद गंभीर स्वर में बोला। पहली, इस ताबीज का चमत्कार मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। जिस वक्त तक ये मेरे गले में था, उस वक्त तक कपाली के प्रेत और पिशाचनी मुझे छू तक नहीं पाए थे। इसे मेरे गले से निकालने के लिए उन्होंने एक लड़के का इस्तेमाल किया था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये ताबीज रिम्पी के गले में होता तो कपाली के उस पर सवार होने की तो बात दूर है, उसे स्पर्श तक नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात, अगर ये रिम्पी के गले में था तो ये काले खां के पास कहाँ से आ गया? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है अंगद, उसने करुणा भरी नजरों से अंगद की तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और शायद तुम्हें यह भी मालूम होगा अंगद कि प्यार करने वाले मर तो सकते हैं, लेकिन अपने दिलबर की झूठी कसम नहीं खा सकते। विश्वास कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो मेरा दुर्भाग्य। लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूं कि उस वक्त तक रिम्पी के गले में ताबीज था। नंदिनी के शब्दों में ऐसी वेदना थी जिसने अंगद को हिला कर रख दिया। एक भी लफ्ज न फूटा उसके मुंह से, बस देखता रहा। जबकि उसकी तरफ तरुणा ने कहा था, सावधान अंगद, ये तुम्हें अपने झूठे जज्बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अंगद ने तरुणा के शब्द भी सुने, और वो भी जो चंडिकामृत ने कहे थे। याद रखना, कपाली की शक्तियां नंदिनी को तुमसे दूर करने की चेष्टा करेंगी, उसे तुम्हारे शक के दायरे में फंसाना चाहेंगी, मगर तुम्हें उनकी साजिश में नहीं फंसना है। अंगद ने सोचा, तो क्या ये सब वही कुछ हो रहा है? फिलहाल उसके लिए चंडिकामृत से ज्यादा विश्वसनीय कोई नहीं था। अतः काले खां से सवाल किया, ये ताबीज तुम्हें कहां से मिला? सर्विस लेन में, ठीक तुम्हारे इस फ्लैट की, बल्कि उस कमरे की खिड़की के नीचे जिसमें वारदात हुई है। तुम वहां कैसे पहुंच गए? कहानी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में सुनाता हूं। काले खां चालू हो गया, मुझे शक है कि मेरा जिस्म परिवर्तन भी कपाली ने ही किया है, और मैंने कसम खाई है कि खुद को दोबारा अपने ओरिजिनल जिस्म में पहुंचाने के लिए उसे विवश कर दूंगा। इसीलिए मैं और राजपाल ये प्रस्ताव लेकर यहाँ आए थे कि जब हमारी मंजिल एक है तो हम मिलकर काम क्यों न करें। इन्होंने कहा कि तुम चंडिकामृत के आश्रम में गए हो और लौटने पर तुम ही इस बात का फैसला कर सकते हो। हालात पर नजर रखने के लिए हमने इस बिल्डिंग के सामने झोपड़ी डाल ली और भिखारी बनकर बैठ गए। उसके बाद जो दृश्य हमने आज सुबह देखा, उसे अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हमने वो सब कुछ देखा था। क्या देखा तुमने? काले खां ने बता दिया, और सुनने के बाद उन सभी की आंखें हैरत से फैल गई थीं, मगर कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। कुछ देर बाद अंगद ने सवाल किया, मैंने ये पूछा था कि तुम लोगों को सर्विस लेन में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? पुलिस वाले हैं, किसी भी घटना की खोजबीन करना खून में शामिल हो गया है। रिम्पी के उड़ने वाले सीन को देखने के बाद जब ये पता लगा कि महकार का मर्डर हो गया है, तो पुलिसिया जहन सक्रिय हो उठा। इसी उम्मीद में सर्विस लेन में घुसे कि शायद कुछ हाथ लग जाए, और ये ताबीज हाथ लग ही गया। हो सकता है किसी ने इसे घटना के बाद रिम्पी के गले से निकालकर वहां फेंक दिया हो। उस वक्त किसकी हिम्मत थी जो ऐसा कर सकता? अंगद को चंडिकामृत के ये शब्द याद आए कि कपाली पर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, मगर इस बारे में वो उनसे बात नहीं कर सकता था। इसीलिए बोला, उसके द्वारा भेजे गए प्रेत और पिशाचनी की बात अलग है,
खुद कपाली की बात अलग हो सकती है, अपनी विशेष शक्तियों के बल पर वो ऐसा कर सकती है। अंगद, तरुणा उसे तीखी नजरों से देखती हुई बोली, तुम नाजायज तरीके से नंदिनी को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि खुद उसे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन चंडिकामृत की बातों से बंधा बोला, नहीं तरुणा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तरुणा ने चकित नजरों से उसकी तरफ देखा। इस जादू करने के लिए तुम्हारे दिल में जगह क्यों है? न मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं और न ही मेरे पास इस किस्म की बातों में सिर खपाने का टाइम है, अंगद ने निर्णायक अंदाज में कहा था। मुझे तुरंत रिम्पी को उसके चंगुल से निकालने के लिए मिशन पर रवाना होना है। इस मिशन में हम भी साथ हैं, काले खां ने कहा। अंगद ने आधे मिनट तक कुछ सोचा। उस बीच वो काले खां के नए चेहरे की तरफ देखता रहा था। बोला, ओके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहने के बाद वो नंदिनी से बोला, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है नंदिनी। क्यों? ये क्यों? तरुणा को जैसे बिच्छू ने काट लिया। उसने सख्ती से कहा, सवाल नहीं तरु, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम्हें यहां मां और पिताजी का ख्याल रखना होगा। वो ये रख लेगी, तुम्हारे साथ जाने का हक मेरा है। बात को समझने की कोशिश करो तरु, इसका हरगिज 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 नहीं। उसने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अड़ियल अंदाज में कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, या नंदिनी के साथ अकेला नहीं छोड़ोगी, ऐसा भी कह सकते हो। तरु, अंगद ने उसकी आंखों में झांका था। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सच सुनना चाहते हो तो वो ये है कि हाँ, अभी अभी तुमने जो फैसले लिए हैं उनके बाद विश्वास नहीं रहा। और तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था कि मैं हार मानने वाली नहीं हूं। त्रियाहट के समक्ष तो भगवान शिव को भी झुकना पड़ा था, फिर अंगद बेचारी की क्या बिसात थी। अब वो सभी निकल चुके थे, रिम्पी को बचाने और कपाली को हराने की जंग पर। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए डायन का 12वां और अंतिम भाग, जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर वो कपाली है कौन।